हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इन द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कल हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमने कल दो इफेक्ट्स को डिस्कस किया। हमने इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कस किया। आज हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे विद द रेजोनेंस। सिंपली कल हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करके रखता है, जिसकी वजह से हमारे बॉन्ड में एक स्ट्रेस रहता है। एक पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और सेकंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी को कंटिन्यू करेंगे आज हम विद अवर थर्ड कंसेप्ट, एंड अवर थर्ड कंसेप्ट इज रेजोनेंस। थर्ड कंसेप्ट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस रोल में कब आया? रेजोनेंस को हमने कंसीडर करना शुरू किया जब एक सिंगल स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। Simply when a single structure cannot explain all the observed properties, उस टाइम पे रेजोनेंस जो है वो रोल में आए जब एक सिंगल स्ट्रक्चर से हम सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज द वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो हम कंसीडर करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को। रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ऑब्जर्व्ड हमने देखा, यहाँ पे ऑब्जर्व्ड जो हमें दिख रहा है स्ट्रक्चर से, हमें दिख रहा है देयर आर 3 डबल बॉन्ड्स and 3 सिंगल बॉन्ड। आई थिंक इस स्ट्रक्चर से हमें यही चीज दिख रही है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स आर हेयर। बट एक्सपेरिमेंटली जब इस चीज को ऑब्जर्व किया गया, अब चीज को देखा गया, तो क्या मिला हमें यहाँ पे? ऑल द 6 बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सभी के सभी जो 6 बॉन्ड थे वो इक्वल लेंथ के थे और उनकी बॉन्ड लेंथ कितनी थी? अप्रॉक्सीमेट 1.39 एंगस्ट्रॉम। ये एक मेजर था बॉन्ड लेंथ का कि दिखने में हमें लग रहा था कि यहाँ पे 6 बॉन्ड है जिनमें से 3 डबल हैं और 3 सिंगल हैं, बट एक्सपेरिमेंटली वो सारे के सारे बॉन्ड्स क्या थे? वो इक्वल थे। सिंपली रेजोनेंस को रिप्रेजेंट किया गया, दिस इज द वन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन and this one is the another structure of benzene। स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखना, मैंने बॉन्ड्स की पोजीशन को चेंज कर दिया गया है एंड सिंपली यहाँ से हमने डिज़ाइन किया एक हाइब्रिड जो सबसे स्टेबल होता है। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए हैं उनको कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स। दीज आर नॉन एज कैनोनिकल फॉर्म्स एंड दिस वन इज नॉन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। एक सिंगल स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो पाई तो रेजोनेंस को रोल में लाया गया और वहां पे हमने एक रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ किया। रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, most stable structure among all the canonical forms। सभी कैनोनिकल फॉर्म्स में जो हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। सिंपली हमने ओजोन पढ़ा। ओजोन कंसिस्ट 1 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, बट इन एक्चुअल दीज 2 बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। सो ओजोन में भी क्या एग्जिस्ट कर रहा था? रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा था और इसका भी एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है जहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये तीनों एटम्स पे रोटेट करते हुए नज़र हमें आता है। सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे वो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। इन द रेजोनेंस आवर पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। सिंपली लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, ब्यूटा 1,3-डाइईन। दिस कंपाउंड इज नॉन एज ब्यूटा 1,3-डाइईन। सिंपली आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? वी हैव 4 लॉब्स। पाई इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे लॉब्स क्या रहते हैं? एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं।
1 2 3 एंड 4। सो इनिशियली जब हमने ये बॉन्ड देखा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये इसके साथ शेयर हो जाए, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो दिस वन इज गोइंग टू बी रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमारे कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। जब एक सिंगल स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सका तब कैनोनिकल फॉर्म्स बनाई गई, एक रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ किया गया, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्म्स वी आर एबल टू आंसरेबल फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज कि यहाँ पे जो हमारे एटम्स की अरेंजमेंट है ना वो आइडेंटिकल रहती है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मस्ट बी आइडेंटिकल। जो हमारे एटम्स की अरेंजमेंट है वो आइडेंटिकल रहती है और ऑलमोस्ट सेम। ऑलमोस्ट वो अरेंजमेंट क्या रहती है? सेम रहती है। सो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मस्ट बी आइडेंटिकल और सेम। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स से मतलब है ये ऑक्सीजन यहाँ पे था तो यहीं रहेगा, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, हमारे एटम्स की अरेंजमेंट क्या रहती है? सेम रहती है। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास रेजोनेंस में? यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होती है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीलोकलाइज्ड होते हैं। पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं और दूसरा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होते हैं। थर्ड थिंग, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स, जितनी भी कैनोनिकल फॉर्म्स आप बनाएंगे, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे सेम रहेंगे कैनोनिकल फॉर्म्स में। इस पॉइंट को एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो, दिस ऑक्सीजन फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के पास। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया वो स्ट्रक्चर हमने ये ड्रॉ किया। सो अगर हम कैलकुलेट करें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, सो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, there are 12 unpaired electrons in canonical form 1 and in canonical form second 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 unpaired electron. So कैनोनिकल फॉर्म्स के अंदर हमारे जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम रहते हैं। नेक्स्ट वन इज एनर्जी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स। एनर्जी ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स मस्ट नियरली बी सेम। जो हमारी कैनोनिकल फॉर्म्स की एनर्जी होती है वो भी ऑलमोस्ट क्या रहती है? सेम रहती है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट वन इज कैनोनिकल फॉर्म्स में जो स्ट्रक्चर बनेगा, मान लीजिए हमारे पास 5 कैनोनिकल फॉर्म बनी और उन्हें पूछा गया कि इनमें से कौन सी कैनोनिकल फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चर विद मोर कोवलेंट बॉन्ड। स्ट्रक्चर विद मोर कोवलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल। जिस स्ट्रक्चर में ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटाडाइन ड्रॉ कर लेते हैं ए। अनदर वन डीलोकलाइजेशन से अगर दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाएं प्लस चार्ज एयर, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करके यहाँ आ जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे नेगेटिव की फॉर्म में। वन मोर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, दिस पोजिशन कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज, दिस पोजिशन कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। सो सिंपली हम क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। आप देखो यहाँ पे
1 2 3 4 5 bonds are here. 1 2 3 4 1 2 3 4. In this case there are 5 covalent bonds, so A1 is the most stable among these. A जो है वो इन तीनों से ज़्यादा स्टेबल है, तो जिस स्ट्रक्चर में जितने ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी, एक बार पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं. यहाँ तक 5 पॉइंट हो चुके हैं. पहला हमने बोला अरेंजमेंट ऑफ एटम्स मस्ट बी आइडेंटिकल और ऑलमोस्ट सेम. जो हमारे एटम्स की अरेंजमेंट है वो आइडेंटिकल है और ऑलमोस्ट सेम है. डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डी लोकेलाइज्ड होते हैं, वो मूव करते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे. थर्ड पॉइंट, सभी कैनोनिकल फॉर्म्स जो हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, वो वेरी नहीं करते. फोर्थ पॉइंट, हमारी जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, नियरली सेम है. फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रक्चर विद मोर कोवलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल. ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा नंबर में होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर इन विच like charges, structure in which like charges exist on adjacent position. अगर like charges हमारे adjacent positions पे हैं तो वो structures हमारे क्या होंगे, कम stable होंगे. मान लो 2 प्लस हैं आपके रेजोनेंस में और दोनों प्लस आसपास आ जाएं तो वो स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, बहुत कम स्टेबल रहेगा. वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट, अगर अनलाइक चार्जेस पास होंगे, एक जैसे पास होंगे तो अनस्टेबल और अपोजिट पास होंगे तो स्टेबल. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्ट्रक्चर इन विच अनलाइक चार्जेस आर नियर टू ईच अदर. अगर अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के पास हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. अगर हमारे अनलाइक चार्जेस एक दूसरे के पास हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल. ट्राई करके देखते हैं. दिस वन शिफ्ट्स हियर एंड दिस वन शिफ्ट्स हियर and the structure is going to be positive, negative. Next one is positive and negative. So यहाँ पे एक बात बोली गई है, मान लेते हैं फिनॉल के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिए. दिस वन इज फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड. अब हमें कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है. तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, देखिए स्ट्रक्चर में यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस. माइनस इतनी दूर है इससे और यहाँ पे प्लस माइनस पास पास है. तो लाइक चार्जेस जब एक दूसरे के पास होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी कोज करते हैं. सो द फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड वन बिकॉज अनलाइक चार्जेस आर नियर टू ईच अदर. यहाँ पे अनलाइक चार्जेस पास हैं, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस एक दूसरे से दूर हैं. लाइक चार्जेस पास होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, लाइक चार्जेस दूर होंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. द नेक्स्ट पॉइंट फॉर द रेजोनेंस इज गोइंग टू बी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो स्टेबल, और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज आता है तो अनस्टेबल. सिंपली हम इसको कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्चर in which negative lies on more electronegative. जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए एंड पॉजिटिव लाइज ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. पॉजिटिव वाला रहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर, या आप बोल सकते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की बजाय लिख दीजिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव हो तो हमारा जो स्टेबल है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहेगा. पॉइंट क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल होंगे. लेट अस ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ वन कंपाउंड. CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH.
डबल, सिंगल, डबल कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल हेयर। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH2 पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव करेगा और ये ऊपर मूव करेगा। CH डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव एंड H। एक रेजोनेंस ये पॉसिबल है और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। ठीक है, दिस वन इज A एंड दिस वन इज B। एक A है और एक B है। और अब क्वेश्चन क्या है कि A ज़्यादा स्टेबल होगा या B ज़्यादा स्टेबल होगा। तो A को ध्यान से देखिए। जब A को हम ध्यान से देख रहे हैं तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है। CH2 पे प्लस और इस पे माइनस। यहाँ पे CH2 पे माइनस, ऑक्सीजन पे प्लस। वी नो वन थिंग, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज ओवर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ऊपर तो जो नेगेटिव चार्ज आता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। सो दिस कंपाउंड, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, सो A इज मोर स्टेबल देन B। हमारा A क्या होगा, B से ज़्यादा स्टेबल रहेगा। क्लियर। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होंगे जहाँ कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा। सिंपली हम लिख सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, resonating structures are more important in a conjugating system। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्जुगेटिंग सिस्टम्स में। दूसरा, हमारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना वो प्लेनर होते हैं। मस्ट, ये मस्ट कंडीशन होती है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी प्लेनर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी प्लेनर। ट्राई करते हैं अब कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना, सीखते हैं कि कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं फॉर कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन इज CO3 2 नेगेटिव। प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, CO3 एंड 2 नेगेटिव। कार्बन के पास 3 ऑक्सीजन है और 2 नेगेटिव चार्ज है। तो रेजोनेंस में आपको दिखाना है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब सिंपली हमें अब डीलोकेलाइजेशन शो करनी है। कैसे होगी डीलोकेलाइजेशन, ये नेगेटिव चार्ज अपने पास वाले बॉन्ड पे शिफ्ट होगा। नेगेटिव चार्ज अपने पास वाले बॉन्ड पे शिफ्ट होगा और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। एंड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी नेगेटिव आगे गया, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे मूव किया, नेगेटिव की फॉर्मेशन हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेगेटिव चार्ज, दिस वन मूव्स ओवर हेयर एंड द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव्स ओवर हेयर। सो यहां से हमारा स्ट्रक्चर कैसा नजर आएगा हमें, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड एंड O नेगेटिव इज हेयर। डबल बॉन्ड पहले यहाँ था ऊपर की तरफ, फिर इस तरफ शिफ्ट हुआ, फिर इस तरफ शिफ्ट हुआ। तो पॉसिबल यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिए। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे नजर आ जाएगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो तीनों पे घूम रहा है एंड 2 नेगेटिव। दिस वन इज रेजोनेंस हाइब्रिड। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब आप ड्रॉ कर लें कंप्लीट, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करना है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के सिंबल को आप डबल हेडेड एरो से सेपरेट करेंगे। दिस सिंबल रिप्रेजेंट वेरियस कैनोनिकल फॉर्म्स या वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्लियर है, इस सिंपल से आप रिप्रेजेंट करेंगे। लेट अस ट्राई द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स को ध्यान से देखना।
अब देखिए फिनोल के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिनोल के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने बोला है कि डीलोकलाइजेशन में या तो पाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं या लोन पेयर जाते हैं। सो दिस लोन पेयर शिफ्टेड हेयर, अपने पास वाले बॉन्ड पे लोन पेयर शिफ्ट हो गए और दिस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टेड हेयर, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर किस तरीके से नजर आएगा हमें, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओरिजिनेट हो गया और इसने अपना लोन पेयर दे दिया है, इसीलिए इस पे प्लस चार्ज आ गया। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया एंड द टू बॉन्ड्स आर हेयर। और सब कुछ एज इट इज रखना है, ये दोनों बॉन्ड का कोई रोल हमने चेंज ही नहीं किया, तो ना हम इनकी पोजीशन चेंज करने वाले हैं, ये सेम रहेंगे। नेगेटिव अपने पास वाले बॉन्ड पे जाएगा और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास वाले कॉर्नर पे जाएगा। नेगेटिव बॉन्ड पे और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉर्नर पे, जहां पे नेगेटिव पहुंचेगा वहां डबल बॉन्ड ओरिजिनेट हो जाएगा और जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहुंचेंगे वहां नेगेटिव आ जाएगा। फॉर्मर मूवमेंट क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव अपने पास वाले बॉन्ड पे और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉर्नर पे। ये किस तरीके से नजर आएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड इन द वेरी लास्ट दिस वन शिफ्ट्स हियर, और ये जो पाई बॉन्ड क्लाउड है ये वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये वापस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट करेगा और यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी वापस से इस कंपाउंड की। सो दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एनक्लोज्ड देम इन द स्क्वायर ब्रैकेट, सारों को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं अब हम फिनॉल का, रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर फिनोल। फिनोल में ऑक्सीजन से स्टार्ट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन का चलना और पूरी रिंग में उसने रिवॉल्व कर लिया। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ फिनोल। नाउ एक होमवर्क आपके लिए है, ड्रॉ रेजोनेटिंग structure for aniline and chlorobenzene। आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं एनिलीन का और क्लोरोबेंजीन का। एनिलीन इज बेंजीन रिंग हैविंग NH2 ग्रुप एंड क्लोरोबेंजीन इज बेंजीन रिंग हैविंग क्लोरीन विद 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ कीजिए। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट आता है रेजोनेंस में, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, एक तो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है और रेजोनेंस हाइब्रिड के अलावा हमारे पास इतने सारे कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, तो इन कैनोनिकल फॉर्म्स की एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। सिंपली देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल, resonance hybrid is more stable than other structures और canonical forms भी आप लिख सकते हैं। जो स्टेबिलिटी है वो किस वजह से आती है, स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ delocalization, stability arises because of delocalization of electrons। इसीलिए जो रेजोनेंस एनर्जी है उसको डीलोकलाइजेशन एनर्जी भी हम कह देते हैं। रेजोनेंस एनर्जी का दूसरा नाम क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल एक साइक्लोहेक्सीन लिया हमने, एक डबल बॉन्ड था और उसमें H2 को ऐड कर दिया, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एडिशन। और जब हमने इसको ऐड किया, वी गेट अ साइक्लोहेक्सेन -120 किलो जूल
पर मोल। जो हमें डेल्टा एच मिला एंथैल्पी चेंज वो मिला -120 किलो जूल पर मोल, मतलब इतनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई, ये एक्सोथर्मिक। वहीं पे जब हमने बेंजीन पे हाइड्रोजिनेशन किया, ऑन बेंजीन व्हेन वी डिड हाइड्रोजिनेशन, cyclohexane is formed, and for this reaction delta H is going to be, standard delta H is going to be -208 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी हमें मिली, बट अगर हम इसको कैलकुलेट करते, तो हम क्या बोलते, एक डबल बॉन्ड पे जब हाइड्रोजन ऐड किया तो -120 मिल रहा था, तो अब 3 डबल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड पे जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एनर्जी हमें कितनी मिलनी चाहिए थी, 360 किलो जूल पर मोल, बट एक्चुअल में एनर्जी रिलीज कितनी हुई, -208 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेटेड ये आनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में रिलीज कितनी हुई, ये एनर्जी रिलीज हुई। इसी को हम कहते हैं डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज नॉन एज रेजोनेंस एनर्जी। ये जो एनर्जी डिफरेंस आया 152 किलो जूल पर मोल का, सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए, 10 - 8 2 5 एंड 152 किलो जूल पर मोल। दिस डिफरेंस इज नॉन एज रेजोनेंस एनर्जी। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे रेजोनेंस एनर्जी। कैलकुलेटेड आनी थी -360, एक्चुअल में आई कितनी, -208। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये इसकी एनर्जी का और इनकी एनर्जी का, कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेंस हाइब्रिड, इनकी एनर्जी के डिफरेंस को आपने इस तरीके से कैलकुलेट किया है। सो दिस इज अबाउट रेजोनेंस, और रेजोनेंस से रिलेटेड ही हमारा एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी रेजोनेंस इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या कहेंगे हम इसको, रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट को जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कहा था कि पोलैरिटी का प्रोड्यूस हो जाना इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वैसे ही दिस इफेक्ट रेफर्स टू द polarity, this effect refers to the polarity produced in a molecule as a result of interaction between two pi bonds, या तो दो पाई बॉन्ड्स के इंटरेक्शन की वजह से पोलैरिटी आ जाए, और अ पाई बॉन्ड एंड अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो दो पाई बॉन्ड आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, या फिर एक पाई बॉन्ड और एक लॉन पेयर आपस में इंटरेक्ट करके जब मॉलिक्यूल पे पोलैरिटी ला देते हैं ना, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, या हम उसको कहेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। या तो उसको बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट या उसको बोलेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। For example, let us consider one. Here, one is two pi bonds are here, double, single, double. So, we know one thing. कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. So, when this pi electron cloud shifted this side, तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. And the structure appears like negative, positive and double bond is here. ये पोलैरिटी डेवलप हो गई. किस वजह से डेवलप हुई? दो पाई बॉन्ड्स के आपस में इंटरेक्शन की वजह से क्या डेवलप हो गया? नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटी डेवलप हो गई दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के इंटरेक्शन की वजह से. नाउ ये जो मीजोमेरिक इफेक्ट या हमने रेजोनेंस इफेक्ट बोला, ये दो टाइप का होता है, प्लस एम माइनस एम. जैसे हमने प्लस आई और माइनस आई डिस्कस किया था. देखते हैं क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट. फिर सुन लीजिए एक बार. जब दो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और प्लस माइनस डेवलप कर दें, पोलैरिटी डेवलप कर दें, तो इस इफेक्ट को कहते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट. टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट. नेक्स्ट वन इज types of mesomeric effect.
टाइप्स की बात की जाए तो देखिए, कई बार हमारे पास ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ट्रांसफर करते हैं और चार्जेस को डेवलप कराते हैं. सो दीज ग्रुप्स आर नॉन एज प्लस एम इफेक्ट ग्रुप्स. ऐसे ग्रुप्स जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करें और डबल बॉन्ड पे नेगेटिव प्लस चार्ज को डेवलप करें, उनको कहते हैं प्लस एम ग्रुप या प्लस एम इफेक्ट. दूसरी तरफ कार्बन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये ग्रुप क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा. और जब इलेक्ट्रॉन्स को पुल किया जाता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, तो उसको हम कहते हैं माइनस एम इफेक्ट. क्या कहेंगे उसको हम, माइनस एम इफेक्ट कहेंगे. दिस वन इज प्लस एम इफेक्ट. अब जैसे हमने प्लस आई और माइनस आई के लिए ग्रुप्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही हम प्लस एम और माइनस एम के लिए भी ग्रुप्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल प्लस एम ग्रुप्स, या इनको हम प्लस आर ग्रुप्स भी कहते हैं, या तो हम इनको प्लस एम ग्रुप्स कहते हैं या हम इनको प्लस आर ग्रुप्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल CH2 नेगेटिव प्लस एम अपने नेगेटिव चार्ज को डोनेट करेगा और शिफ्ट कर देगा. NH नेगेटिव, O नेगेटिव, NH2, NHR, NR2, उसके बाद एल्कोहल, फिर ईथर, NHCOR, अमाइड, OCOR, एस्टर, फिनाइल ग्रुप. फिनाइल ग्रुप के बाद हमारे पास आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. सो ये कुछ प्लस एम ग्रुप्स का ट्रेंड है, ऑर्डर है जो हमें याद रखना है. इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये जो 4 ग्रुप्स हमने लिखे हैं ना लास्ट में, इनके लिए इंडक्टिव इफेक्ट की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है. सिंपली लिख लीजिए, देयर इंडक्टिव इफेक्ट is more preferred. इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है इन कंपैरिजन टू मीजोमेरिक इफेक्ट. सिमिलरली माइनस एम या माइनस आर ग्रुप्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, आफ्टर दैट NO2, देन साइनाइड, सल्फोनिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन के बाद एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के बाद हमारे पास आ जाएगा एस्टर, एस्टर के बाद एसिड, एसिड के बाद अमाइड, और सबसे लास्ट में आ जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन. ये माइनस एम ग्रुप्स हैं जो पुल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, डोनेट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, पुल करेंगे. सो दिस वन इज ऑल अबाउट रेजोनेंस. रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हमारे ग्रुप्स क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे. बट एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, टोटोमेरिज्म और रेजोनेंस में डिफरेंस. टोटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस, we are going to discuss that difference between these two concepts. First one, टोटोमर्स जो बनते हैं, 2, 3 जितने भी बनते हैं, उनको हम सिंपल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. टोटोमर्स आर easily separated by simple methods. सिंपल मेथड लगा के आप टोटोमर्स को सेपरेट कर सकते हो. जैसे कीटो था, इनॉल था, उसको सेपरेट कर सकते हो, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को सेपरेट नहीं कर सकते. कैन नॉट सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड्स. इनको हम सिंपल मेथड्स से सेपरेट नहीं कर सकते. दूसरा, टोटोमेरिज्म में माइग्रेशन होती है हाइड्रोजन एटम की, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जबकि रेजोनेंस में कोई माइग्रेशन नहीं होती. यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन होती है, सिर्फ डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे सिर्फ हमारे पास डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. टोटोमेरिज्म में हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करता है.
टोटोमेरिज्म जो होते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल सकता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल सकता है, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमारे पास सिर्फ इंटरमीडिएट होता है। दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में बदल नहीं सकते, बट उनके बीच की कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है। टोटोमेरिज्म्स दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक पे कीटो था और उसके टोटोमर में इनॉल था, एल्कोहल, बट दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा सेम रहेगा। टोटोमर्स में बॉन्ड लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बॉन्ड लेंथ रिमेन्स सेम। टोटोमेरिज्म में बॉन्ड लेंथ पे कोई असर नहीं होता। हेयर द बॉन्ड लेंथ चेंजेस। देखा अभी आपने बेंजीन का 3 बॉन्ड डबल, 3 बॉन्ड सिंगल, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। मे और मे नॉट बी प्लेनर, जो कंपाउंड है वो प्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो प्लेनर होगा ही, बट यहाँ पे कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, कंपाउंड को प्लेनर होना ही पड़ेगा। सो टोटोमर्स क्या है, सिंपल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं, हाइड्रोजन एटम माइग्रेट करता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, इनके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सेम रहती है, और ये प्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई कंपल्सरी नहीं है कि ये प्लेनर होंगे ही। तो किस टाइप से रेजोनेंस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा वो देखते हैं। लेट अस ट्राई वन न्यूमेरिकल ऑफ रेजोनेंस। देयर इज एन एग्जांपल CH3 having NHC, डबल बॉन्ड NH एंड NH2। ये कंपाउंड दिया गया है और इसमें 3 नाइट्रोजन दिए गए हैं, 1, 2 और 3। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड आउट द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सा होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो अरेंज them on the basis of basic strength। पहले ही तो ये बताओ मोस्ट एसिड बेसिक नाइट्रोजन कौन सा होगा, और इनको अरेंज करो बेसिक स्ट्रेंथ के बेसिस पे। क्या करेंगे, हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके पास लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर। तो पहला केस ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा NH, इसने डोनेट किया तो ये प्लस चार्ज, और इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहुंचा तो ये माइनस चार्ज। दिस वन इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, ये आने की बजाय अब इस बार ये यहाँ पे आए और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ शिफ्ट करे। रेड पेन से हमने सेकेंड पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट किया है। सो द सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी दिस टाइम NH एज इट इज, एंड दीज आर द 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे पॉसिबल थे। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जो पॉसिबल आ गए हमारे पास। अब देखो सेकेंड पोजीशन वाला जो नाइट्रोजन है, ये जो है सेकेंड पोजीशन का नाइट्रोजन है, इस पे दोनों ही केस में क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, इसका मतलब वो इजीली डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, इसका मतलब वो इजीली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। डोनेट कर सकता है तो सेकेंड वन इज द मोस्ट बेसिक। सेकेंड वन क्या आ गया, मोस्ट बेसिक आ गया। तो सेकेंड तो हो गया सबसे ज़्यादा। उसके बाद फर्स्ट पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ और थर्ड पे प्लस चार्ज डेवलप हुआ, बट फर्स्ट के पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके प्लस के इफेक्ट को नलीफाई करेगा। सो फिर फर्स्ट आएगा और फिर लास्ट में कौन सा आएगा, थर्ड, क्योंकि उस पर सिर्फ प्लस डेवलप हुआ, उसको किसी भी ग्रुप ने, किसी भी सब्सटीट्यूएंट ने स्टेबलाइज नहीं किया। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू।
टेल द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, benzoic acid and chlorobenzoic acid. You have 4 compounds: formic, acetic, benzoic and chlorobenzoic acid. Find out its acidity order. यहाँ तक पढ़ के आइए. अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो पूछिए. किसी भी टाइप का इश्यू, डेली का काम डेली करिए. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.